दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बड़ी अलग हैं। वो अलग कैसे हैं मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए साउथ के सुपरस्टार थालापाती विजय ने इस पूरे के पूरे मामले में कैसे सुप्रीम कोर्ट को कहा थैंक यू और केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त अटैक किया। दोस्तों, थालापाती विजय को आप सब जानते होंगे, ये साउथ के सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन हिंदी पट्टी में भी अब खूब देखे जाते हैं। वैसे तो साउथ की फिल्में क्योंकि अब हिंदी डब होती हैं और छोटे पर्दे पर यानी कि टीवी में सालों से दिखाई जाती हैं, तो साउथ के जितने भी स्टार्स हैं सब हिंदी में उनको हिंदी पट्टी में सब पहचानते हैं। थालापाती विजय न केवल साउथ के सुपरस्टार हैं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में डेब्यू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और थालापाती विजय की पार्टी ने दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यानी कि इतनी जो याचिकाएं गई थी उनमें से एक थालापाती विजय की पार्टी की तरफ से भी गई थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो विवादित मुद्दे थे इस नए कानून में उन पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है 5 मई तक, तो उसको लेकर काफी संतुष्टि जाहिर की है थालापाती विजय ने। और थालापाती विजय ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, हम वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हमारी याचिका पर आज दिए गए आदेश के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार ने विधेयक के उन प्रमुख प्रावधानों पर कार्रवाई करने से परहेज किया है जो असंवैधानिक हैं, चाहे वो केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना हो, जिसका अर्थ धार्मिक संप्रदाय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना होगा, और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का प्रावधान हो। हम अपने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के असंवैधानिक फांसीवादी उपायों के खिलाफ 2 दिनों तक हमारी पार्टी की ओर से सफलतापूर्वक बहस की। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी को थालापाती विजय ने अपनी पार्टी का एक तरह से वकील नियुक्त किया था। और अभिषेक मनु सिंघवी ने वाकई में दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, दोनों ने बहुत ही धुआंधार बैटिंग की सुप्रीम कोर्ट में। और उनकी बैटिंग के आगे जो सरकारी वकील थे तुषार मेहता, वो क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब क्या धुआंधार बहस में हिस्सा लिया अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की। कल की बहस के बाद ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कल ही कोई अंतरिम आदेश दे देगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आगे तुषार मेहता ने कहा कि हमको 1 दिन का और वक्त दीजिए, हमारी बात सुनिए। तब 16 यानी कि आज की तारीख दी गई थी और आज जो कुछ हुआ है वो आप देख ही चुके हैं। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको विस्तार से एग्जैक्टली आसान भाषा में बताया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। और आसान भाषा में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दोस्तों। बेसिकली वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की जो संपत्तियां हैं इनको फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है, इस पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर। और जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली हैं, वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड हैं, वक्फ बोर्ड के नाम से गेजेटेड हैं, उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी नई नियुक्ति भी नहीं की जा सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकारी वकील तुषार मेहता ने बोला है कि हम ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं। यानी कि वो विवादित पहलू जिनको लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो बड़े विवादित पहलू थे, कम से कम उन मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए एक तरह से रोक लगा दी है। और सरकार ने भी माना है कि जब तक आगे सुनवाई नहीं होती और सरकार अपना पक्ष नहीं रखती तब तक इस पूरे की पूरे मसले में कोई भी एक्शन या कोई भी फैसला या कोई भी नियुक्ति या किसी भी तरह का कोई भी आगे कदम नहीं उठाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत थी याचिकाकर्ताओं की दोस्तों, क्योंकि कल से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के समक्ष यही बोल रहे थे कि आप फिलहाल के लिए रोक लगाइए, फिलहाल के लिए रोक लगाइए। तो क्या हुआ, कानून पर स्टे नहीं लगा, लेकिन जो विवादित मुद्दे थे उन पर फिलहाल के लिए स्टे लग गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों, थालापाती विजय के हाल के दिनों के अगर आप बयान देखें तो बड़े दिलचस्प हैं। जैसे वक्फ कानून जब पास हुआ संसद से तो भी थालापाती विजय ने बहुत मजबूती से इसका विरोध किया। हालांकि उनकी पार्टी संसद में तो है नहीं, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पहली बार डेब्यू करेगी। उनकी पार्टी अभी लॉन्च हुई है, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर एक अलग तरह की सरगर्मियां हैं। अब देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में होता क्या है, हम लोग कम बात करते हैं। हम लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इस तरह की राज्यों की राजनीति में बात करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दिलचस्प हो रहा है। देखिए, एमके स्टालिन लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं और उनको बड़ी सफलताएं मिल रही है। जैसे राज्यपाल के केस में उनको देखिए सुप्रीम कोर्ट से कितनी बड़ी सफलता मिल गई कि राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप ऐसे फैसले नहीं रोक सकते केंद्र जो राज्य की कैबिनेट है उसके, और ना ही विधानसभा के। इसके अलावा इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है 3 महीने के अंदर
वो इस पूरे के पूरे मामले को आगे बढ़ा दें, उसमें कोई फैसला ले लें। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके अलावा तमिलनाडु में एमके स्टालिन बड़े अटैकिंग मोड में है केंद्र की मोदी सरकार पर, चाहे वो हिंदी भाषा थोपने के आरोप हो या फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कौन है, एआईडीएमके, दोस्तों डीएमके का घोर कॉम्पिटिटर। दोस्तों एआईडीएमके ने तो गजबी खेल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमित शाह पिछले हफ्ते गए थे तमिलनाडु। वो तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन करके आए, हाथ वाथ खड़े करके सबने गठबंधन का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई और उसके कुछ दिनों के अंदर यानी कि इस हफ्ते एआईडीएमके की तरफ से बयान आ गया कि गठबंधन तो हमने कर लिया है, लेकिन सरकार आई तो गठबंधन की सरकार नहीं आएगी। ये अपने आप में बहुत ही किरकिरी कराने वाला था कि बीजेपी पिछले हफ्ते बीजेपी के चाणक्य गठबंधन करके आए जिस पार्टी के साथ, उस पार्टी ने अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते कह दिया कि गठबंधन तो ठीक है लेकिन चुनाव जीते तो साथ में सरकार नहीं बनाएंगे। ये तो बड़ा मतलब किरकिरी वाला बयान है। एक तरफ से बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया उसकी अपने सो कॉल्ड सहयोगी ने। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, थालापति विजय भी वक्फ कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके अलावा एमके स्टालिन भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा एआईडीएमके भी इस तरह का एक्शन ले रही है। उसका रीजन ये दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों सहित तमिलनाडु में भी वक्फ कानून के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा है और उस गुस्से को लेकर सब डरे हुए हैं। कोई नहीं चाहेगा कि जो वोट बैंक है मुस्लिमों का वो इस बात को लेकर नाराज हो। दूसरा दोस्तों, तमिलनाडु का जो वोट बैंक है वो अलग तरह का वोट बैंक है, वहां का वोटर अलग तरह का है। तमिलनाडु हो, केरला हो, ये वो राज्य हैं दोस्तों जहां सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी है। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि हिंदू वर्ग है, हिंदू वोटर है, लेकिन बेसिकली वो इस तरह के कानूनों के खिलाफ है क्योंकि वहां का समाज हिंदी पट्टी के समाज से बहुत अलग है। वहां का समाज बहुत लिबरल है, जैसे लिबरल पूरा देश ही है हमारा, सेक्युलर है बहुत पूरा देश हमारा, लेकिन वहां के समाज में कट्टर हिंदूवादी सोच लोगों के बीच पैदा करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि इस तरह की पार्टियां इस तरह के कानून से अपने आप को अलग दिखाएं और इसीलिए थालापति विजय लगातार इस तरह के मामलों में खुलकर बोल रहे हैं। मुझे याद है दोस्तों, सीएए के मामले को लेकर भी थालापति विजय बहुत जबरदस्त बोले थे। उस वक्त भी जब सीएए को लेकर विरोध हुआ था ना, उस वक्त भी विजय ने अपनी बात रखी थी। और अब देखिए, अब तो वो लगातार हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प ये भी है कि वैसे वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हैं और राज्य की राजनीति में वो एमके स्टालिन को घेरते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि स्टालिन राज्य में सत्ता में है। अब इस बार के चुनाव में अगर विजय डेब्यू करते हैं तो वो किसका वोट काटेंगे, इस पर सबकी नजर है। थालापति विजय खुद क्रिश्चियन है दोस्तों और तमिलनाडु की राजनीति में वो कितना डिफरेंस पैदा कर पाते हैं, किसका वोट काट पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि विजय लगातार राज्य की राजनीति में वहां की सरकार को घेर रहे हैं। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि देखिए वो विपक्ष का वोट काटेंगे क्योंकि सरकार विरोधी वोट खींच रहे हैं वो, राइट। वहीं दूसरी ओर कहने वाले ये भी कहते हैं कि नहीं, वो बेसिकली विपक्ष का वोट नहीं काटेंगे, वो स्टालिन को नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। ये बात सही है दोस्तों कि थालापति विजय इज वेरी पॉपुलर तमिलनाडु में या आसपास के राज्यों में। और ये भी बात सही है कि दक्षिण भारत की राजनीति में पहले फिल्मों में आना और उसके बाद राजनीति में आना बिल्कुल सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। वहाँ का जितने भी दल हैं उसमें ज़्यादातर जितने भी दल हैं वो शुरुआत ही उनसे की गई जो अपने दौर के बहुत बड़े स्टार रहे। और थालापति विजय राजनीति में बहुत अच्छा करें, आगे कैसा करें तो खैर भविष्य के गर्व में है, लेकिन जिस तरह से वो केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं, ये सेंटिमेंट भी तमिलनाडु में बहुत चलता है। केंद्र को घेरना, खास तौर पर बीजेपी विरोधी जो सेंटिमेंट है तमिलनाडु में, वो हाल के सालों में हमने देखा है बढ़ता हुआ। हालांकि बीजेपी भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहती है तमिलनाडु में और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इसीलिए उसने अकेले चुनाव भी लड़ा था। उसको ठीक ठाक वोट प्रतिशत मिला था, मतलब 10-11% से ऊपर वोट प्रतिशत मिला था, जो कि बहुत बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी की इतनी ताकत नहीं है तमिलनाडु में कि वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ ले या जीत ले, इसीलिए उसको वहाँ सहयोगी की जरूरत थी। और पिछले हफ्ते इसीलिए अमित शाह गए थे एक सहयोगी की तलाश में। सहयोगी मिल भी गया, लेकिन सहयोगी ने इस हफ्ते आकर कह दिया कि हम गठबंधन तो ठीक है लेकिन आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। रीजन सब जानते हैं, वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में आने वाली पार्टी के साथ दिखना वहां किसी भी पार्टी के लिए जोखिम भरा है। इसीलिए विजय भी इस मामले में प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।